गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग। होप यू आर फाइन और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी ना। तो उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हम आज इकोनॉमिक्स के अंदर नेशनल इनकम का सेकंड मेथड पढ़ेंगे कैलकुलेट करने का, जिसका नाम है इनकम मेथड। 3 मेथड हमने डिस्कस किए थे। पहला वैल्यू एडिड, नेक्स्ट इनकम मेथड एंड थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडिड मेथड हमने लास्ट क्लास में कवर कर दिया, उसके एग्जांपल भी कर लिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, हेडिंग है हमारी इनकम मेथड। लिखेंगे हम sum total of factor income generated within the domestic territory is called डोमेस्टिक इनकम। देखिए, जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट की जाएगी कहाँ पर, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, घरेलू सीमा के अंदर जितनी भी फैक्टर पे इनकम हमने रिसीव करी है उसे कहा जाता है डोमेस्टिक इनकम। हमारा कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना। तो क्या कहेंगे हम, if net factor income from abroad देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम जनरेट की जाएगी उसे कहा जाएगा डोमेस्टिक इनकम। और अगर डोमेस्टिक इनकम में जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, विदेशों से जो आय हमें मिली है हमारी कंट्री को, अगर वो हम ऐड कर देते हैं तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, नेशनल इनकम पर। क्लियर? अच्छा जी, अब इसमें देखो लिखा है फैक्टर इनकम। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फैक्टर इनकम होती क्या है। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लेबर है, लैंड है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये होते हैं फैक्टर्स। इनको इनकी सर्विसेज के बदले जो भी पैसा मिलेगा, जो भी रिवार्ड मिलेगा, उसे कहा जाएगा फैक्टर इनकम। जैसे अगर लेबर प्रोवाइड की जा रही है तो उसे बदले में मिलेगा सैलरी या वेजेज, जिसे हम कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ बोलते हैं। अगर लैंड प्रोवाइड किया जाएगा तो बदले में रेंट मिलेगा। अगर किसी ने कैपिटल प्रोवाइड की है बिजनेस को तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप, अपनी स्किल किसी को दी है, अपनी जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो शेयर की है, तो उसे बदले में मिलेगा प्रॉफिट। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो अपने अपने उस फैक्टर के ऊपर इनकम कमाते हैं। उन सभी की इनकम को आ जाता है फैक्टर इनकम। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। यहां लिख लेते हैं फैक्टर पेमेंट्स या
यानी फैक्टर को जो पेमेंट की जाएगी वो फैक्टर के लिए क्या कहलाएगी, इनकम। नंबर 1, अगर लेबर है तो उसके लिए फैक्टर इनकम होगी, इसे मैं सैलरी वेजेस नहीं लिखूंगा, इसे मैं लिखूंगा कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। वो सैलरी भी हो सकती है, वेजेस भी हो सकते हैं, उनके रिटायरमेंट बेनिफिट भी हो सकते हैं, उन्हें अगर एम्प्लॉयर के द्वारा इन काइंड कोई फैसिलिटी दी जा रही है, कोई मैनेजर टाइप का एम्प्लॉय है, उसे रेंट फ्री हाउस दिया जा रहा है, कार की फैसिलिटी दी जा रही है कंपनी की तरफ से, तो वो भी कंपनसेशन में आएगा। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोविडेंट फंड में अपनी जेब से पैसा भरता है। प्रोविडेंट फंड में एक हिस्सा तो एम्प्लॉय का खुद का होता है, उसकी सैलरी में से कटता है, और एक हिस्सा उस ही हिस्से के बराबर जो कि एम्प्लॉयज़ का कटा है एम्प्लॉयर देता है। 50 रुपये इसके, 50 रुपये इसके, ये पेमेंट एम्प्लॉय को होती है। तो जो एम्प्लॉयर ने दिया है, देखो एम्प्लॉय का तो यहाँ पर जुड़ जाएगा सैलरी वेजेज में, जो एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से दिया है वो भी यहाँ पर आएगा। क्लियर। अगर एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो रिटायरमेंट के जो बेनिफिट उसको मिलते हैं वो सारे किस में होंगे, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। सेकंड, फैक्टर है अगर लैंड, जमीन, तो उसे बदले में क्या मिलेगा, उसे बदले में मिलेगा रेंट, रेंट इनकम। ठीक। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर कैपिटल है, कैपिटल प्रोवाइड की जा रही है, तो उसे बदले में मिलेगा इंटरेस्ट इनकम। और अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंटरप्रेन्योरशिप है, स्किल है, तो उसे मिलेगा प्रॉफिट का पार्ट, प्रॉफिट्स। तो ये होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये होते हैं इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलने वाली इनकम या पेमेंट्स। तो इन सभी फैक्टर इनकम जो भी जनरेट की जाएंगी या तो हमारे देश में या हमारे देश से बाहर, उन सब का जोड़ जो होगा वो नेशनल इनकम होगा। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अगर हमारे देश के निवासियों ने वो आय कमाई है इनसे रिलेटेड, या हमारे देश में विदेशी लोग हैं, फॉरेनर्स हैं, उन्होंने ये वाली आय कमाई है, उसको जोड़ देंगे तो वो तो बनेगी हमारी डोमेस्टिक इनकम, घरेलू सीमा के अंदर। इसके बाद जो नेट फैक्टर इनकम होती है, नेट फैक्टर इनकम का मतलब होता है कि हमारे देश में विदेशी जो आय कमा रहे हैं या हमारे देश के निवासी दूसरे देशों में जाकर जो आय कमा रहे हैं, उनकी पेमेंट्स के डिफरेंस को हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। वो अगर इस डोमेस्टिक इनकम में जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम। इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। फिर हम अगला पॉइंट डालेंगे कि फैक्टर इनकम्स आर अर्नड इनकम्स। जो फैक्टर इनकम होती है वो अर्नड इनकम, इसका क्या मतलब हुआ, कमाई गई आय। जो आय कमाई जाती है, और कमाई कैसे जाती है, अपनी सर्विसेज देकर, अपना परिश्रम लगा के, यानी कि जिन इनकम को अर्न करने के लिए फैक्टर जो प्रोडक्शन है उन्होंने अपनी सर्विसेज दी है, तो उस सर्विसेज के बदले जो इनकम मिलेगी वो कहलाती है अर्नड इनकम। जिस इनकम को कमाने के लिए कोई ना कोई काम किया गया हो। लिखेंगे इट डज नॉट इंक्लूड, it does not include that income which is not earned
वो आय जो कि कमाई गई नहीं है उसे हम शामिल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशंस, ठीक है। क्लियर। जो ओल्ड एज पेंशन होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, वो होती है वो इनकम जो नॉट अर्नड होती है, ओल्ड एज पेंशन, बिकॉज these are provided by the government to citizens as a help। गवर्नमेंट जब भी ओल्ड एज पेंशन देती है तो वो किस लिए देती है, जो सिटीजन्स है, जो नागरिक है, जो वृद्ध हैं, ओल्ड सिटीजन्स हम कह सकते हैं इसको, जो वृद्ध लोग हैं उनकी सहायता के लिए। क्या इन्होंने कोई कोई सर्विसेज दी गवर्नमेंट को? नहीं दी। इनको सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिल रहे हैं ताकि इनका जो बुढ़ापा है, जो वृद्धावस्था है, उसमें इनको कोई प्रॉब्लम ना आए फाइनेंस से रिलेटेड। तो ये इनकम नॉट अर्न्ड होती है, तो इसलिए इट इज नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय को जब हम एस्टिमेट करते हैं तो उसमें इसको शामिल नहीं करते, क्योंकि ये ऐसी इनकम है जो कमाई तो गई है लेकिन बदले में कोई सहायता नहीं दी गई, इसलिए नॉट अर्न्ड की श्रेणी में आ जाती है। दूसरा, रिटायरमेंट पेंशंस। रिटायरमेंट पेंशन है, यानी रिटायरमेंट के बाद जो लोगों को पेंशन मिलती है वो अर्नड होगी कि नॉट अर्नड होगी, जरा दिमाग में एक बार सोचिए। रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो उसी पैसे में से मिलती है जो कि उस एम्प्लॉय ने अपना जो कार्यकाल था, अपना जो वर्किंग पीरियड था रिटायरमेंट से पहले, वहाँ पर उसने जो सेवाएं दी थी उसके बदले जो एम्प्लॉयर है या जो गवर्नमेंट है वो ये कहती भी आप रिटायरमेंट जब ले लोगे तो हम आपको पेंशन देंगे, क्योंकि आपने इतने साल जो सर्विसेज की है उसमें से हमने आपका पैसा कुछ ना कुछ काटा है, पीएफ के रूप में या अदर फॉर्म में। वही पैसा जो आपका इकट्ठा हो जाएगा हम आपको रिटायरमेंट के टाइम पर पेंशन के रूप में दे देंगे। ये एक डेफर्ड पेमेंट होती है जो कि एक इकट्ठी ना देकर किस्तों में दी जाती है, टुकड़ों में, मंथली। तो रिटायरमेंट पेंशन एक ऐसी इनकम है जिसके बदले सर्विसेज जो एम्प्लॉय है वो दे चुका है पहले ही, अब उसको जो इनकम है वो मिल रही है। तो रिटायरमेंट पेंशन इज अर्नड इनकम बिकॉज सर्विसेज for this has already been provided by the employees। क्योंकि इसके लिए सेवाएं पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं, इसलिए क्या होगा, अर्नड इनकम होगा। और इसको इट इज included in estimation of national income। तो ये दो एग्जांपल मैंने बताए हैं। अगर किसी ओल्ड सिटीजन को पेंशन मिल रही है, ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज तो वृद्धावस्था पेंशन, उसे शामिल नहीं करेंगे क्योंकि उसके बदले उस व्यक्ति ने कोई भी सर्विस नहीं दी। लेकिन रिटायरमेंट जो पेंशन होती है इसके बदले एम्प्लॉय सर्विसेज अपनी पहले ही दे चुका होता है, इसलिए अब उसको रिसीव होती है। इसको नेशनल इनकम में शामिल करेंगे, इसको शामिल नहीं करेंगे। क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब आएंगे
तो वहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि किसको ऐड करें, किसको ऐड ना करें। तो एक बार इसको लिखिए, आगे चलते हैं। चले, अब जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम। क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम, ठीक है। हम लिखेंगे फैक्टर पेमेंट्स इज ऑफ फैक्टर पेमेंट इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 प्रकार से हमने इसको कैटेगराइज करा है। सबसे पहले है हमारा, लिखेंगे कंपनसेशन टू, इसको ध्यान से पढ़ना, यहीं से हमारे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कितने प्रकार के कंपनसेशन मिलते हैं। सबसे पहले सैलरीज एंड वेजेज, उनको उनके सर्विस के बदले जो भी वेतन, मजदूरी जो भी पे की जाएगी उसे कंपनसेशन माना जाता है। पेमेंट्स इन काइंड, अगर उस एम्प्लॉय को कोई पेमेंट की जा रही है किसी वस्तु के रूप में, जैसे उसको हमने घर दे दिया, कंपनी ने घर दे दिया उसको, रेंट फ्री हाउस, इसको अकोमोडेशन भी बोलते हैं। अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कोई ऐसी सर्विस देती है कि वो उसकी सैलरी का ही पार्ट होता है, लेकिन पैसे नहीं देती है, बदले में कोई ना कोई सेवा देती है, जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया, ठीक है, कार फैसिलिटी हो गई, उसके एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए कोई उसे सर्विस मिलती है, कोई फैसिलिटी मिलती है जिसके लिए पेमेंट उसे नहीं करनी, फ्री में ये चीज़ें मिल रही हैं उसके एम्प्लॉयमेंट के बदले, तो ये कहते हैं पेमेंट्स इन काइंड। ठीक, इसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, जिसे हम कहते हैं प्रोविडेंट फंड, पीएफ। पीएफ क्या होता है कि ड्यूरिंग द सर्विस कुछ पार्ट एम्प्लॉय की सैलरी का होता है और उतना ही पार्ट एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से मिलाकर और उसे पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करवाया जाता है हर साल, साल में जितना बनता है मंथली डिपॉजिट होता है ये। तो जब तक एम्प्लॉई सर्विस में रहेगा, काम करता रहेगा, तब तक उसे हर महीने कुछ पार्ट अपनी सैलरी का काट के और कुछ पार्ट एम्प्लॉयर जिसने उसे नौकरी दी है वो अपनी जेब से, और दोनों पैसों को मिलाकर फिर वो डिपॉजिट कर दिया जाता है पीएफ अकाउंट में, जो कि जुड़ता रहता है और रिटायरमेंट के ऊपर उसको दे दिया जाता है। तो अगर एम्प्लॉयर पीएफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, सिर्फ एम्प्लॉयर का देखना है, यहाँ पर दोनों का नहीं लेना है, सिर्फ एम्प्लॉयर का, क्योंकि एम्प्लॉई का हिस्सा तो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, एम्प्लॉयर अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दे रहे हैं। और लास्ट होगा हमारा
रिटायरमेंट के ऊपर मिलने वाली पेंशन्स, जो कि हमें अभी डिस्कस किया था। तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ में ये चार चीज़ें शामिल होंगी। अब ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करिए बाय द इनकम मेथड। वहाँ पर आपको कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ भी दे देता है अलग से, कितना, 20,000 रुपये। इसने ये भी दे दिया कि कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज इक्वल टू 20,000, और फिर इसमें से कोई ना कोई एक दे देता है कि रिटायरमेंट पेंशन इज इक्वल टू 5,000। तो देखो, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज में ये ऑलरेडी चारों क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो अलग कोई अगर कोई हेडिंग आ जाती है तो हमें उस हेडिंग के किसी भी आइटम को सेपरेटली ऐड नहीं करना है। ये नहीं आती है हेडिंग और इनको क्वेश्चन दे देता है अलग अलग, तो फिर इन सबको ले लेना है। लेकिन हेडिंग आने के बाद आप इनको इंडिविजुअली दोबारा से नहीं लोगे, क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाएगी। इस 20,000 में ये 5,000 ऑलरेडी इंक्लूड है। तो ध्यान देना, अगर ये सेपरेट आते हैं तो ले लो इनको, और अगर ये हेडिंग आ जाती है और फिर भी ये सेपरेटली दिए हुए तो इनको इग्नोर कर देना है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स किस प्रकार से कमाए जाएंगे। अब इसमें देखो कितने प्रकार से यहाँ पर आ सकता है। रेंट आ सकता है, इंटरेस्ट आ सकता है, और प्रॉफिट्स आ सकते हैं। ठीक, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या क्या होगा, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। हम 3 कैटेगरी में इस प्रॉफिट को दोबारा से डिवाइड करेंगे। इस प्रॉफिट को केवल सबसे पहले एक पार्ट आएगा हमारा डिविडेंड। इसको मैं लिख रहा हूं, दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स which is distributed to owners, जिनको हम कहते हैं शेयर होल्डर्स। प्रॉफिट का वह हिस्सा जो कि मालिक, जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, शेयर होल्डर्स, उनको दे दिया जाता है, तो उसे कहते हैं डिविडेंड। क्लियर। नेक्स्ट है इसका चलो फिर एक काम करो, आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको अलग से लिख देता हूँ। ये बार बार कैमरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। क्लियर। तो एक बार दोबारा से देखिए, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज में सैलरी, वेजेज, पेमेंट्स इन काइंड, किसी फैसिलिटी के रूप में एम्प्लॉय को कुछ देना, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पीएफ के अंदर, और रिटायरमेंट पेंशन, ये सारे किसके पार्ट है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स को फिर से हमने डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट है डिविडेंड, वो हिस्सा प्रॉफिट का जो कि शेयर होल्डर्स या ओनर्स को दे दिया जाता है। डिविडेंड था पहला पार्ट। दूसरा होगा हमारा कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स which is paid to
गवर्नमेंट एज टैक्स। प्रॉफिट का वह पार्ट जो मालिकों को दे दिया था वो क्या था हमारा, डिविडेंड। और जो पार्ट गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में चुका दिया जाता है वो कहलाता है हमारा कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। तो हम प्रॉफिट के पार्ट कर रहे हैं कि प्रॉफिट को किस किस तरह से यूज किया जा सकता है। मेरे पास 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मैंने क्या किया, उसमें से 5,000 मैंने दे दिया शेयर होल्डर्स को, 2,000 चला गया मेरा टैक्स के रूप में, और जो मेरा यहाँ पर 3,000 बचा वो कहलाता है मेरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जो कि फ्यूचर में मेरे लिए काम आएगा, मैं इसको अपने पास रिजर्व के रूप में रखूँगा। तो इस तरह से प्रॉफिट को 3 पार्ट में बांटते हैं। तीसरा पार्ट है हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, या जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स। ये क्या होता है, दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स विच इज रिटेन्ड फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। फ्यूचर में हमें हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए, फ्यूचर में कुछ प्रोजेक्ट फाइनेंस करना पड़ जाए, तो उसके लिए कुछ पैसे हम बचा लेते हैं। कुछ पैसा हमने शेयर होल्डर्स को दे दिया, कुछ पैसा हमने टैक्स के रूप में चुका दिया, और कुछ पैसा बचा लिया ताकि फ्यूचर में काम आ जाए। तो ये होते हैं हमारे प्रॉफिट्स के 3 पार्ट। इसको देखिए एक बार, बढ़े आगे। और तीसरा जो पार्ट है, पहला कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, नेक्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, और तीसरा है मिक्स्ड इनकम। ये 3 जो होते हैं ये फैक्टर जो इनकम है उसको डिनोट करते हैं, मिक्स्ड इनकम।
देखिए, मिक्स्ड इनकम वो होती है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स के द्वारा कमाई जाती है, यानी कि इन्होंने खुद के ही बिजनेस में कहीं और किसी को और उधार नहीं दिया, वो अपना जो ज़मीन है, अपना जो लैंड है वो इन्होंने खुद ही यूज कर रहे हैं अपने ही बिजनेस को करने के लिए। तो अगर इस लैंड को हम बाहर प्रोवाइड करते हो तो रेंट मिलता, लेकिन अब खुद यूज करने की वजह से ये रेंट अब नहीं मिलेगा। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर जो रेंट होता है वो भी हमारा इनकम का पार्ट होता है, क्योंकि उससे हमारी जीडीपी इंक्रीज होती है। तो हम इसको नोशनल रूप में लेकर चलते हैं, हालांकि ये मिलता नहीं है लेकिन फिर भी इसको इंक्लूड करते हैं। तो ऐसी इनकम होती है मिक्स्ड इनकम। अपनी ही कैपिटल हमने कहीं बाहर नहीं प्रोवाइड कर रखी, अपने ही बिजनेस में लगा रखी है, उसके ऊपर मिला हुआ इंटरेस्ट। अपनी ही एंटरप्रेन्योरशिप को हम अपने ही बिजनेस में दे रहे हैं, अपने ज्ञान को अपने ही बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो प्रॉफिट होगा। और हम अपने आप को ही सैलरी मान के चलते हैं कि हम कहीं और काम करते तो हमें सैलरी या वेजेस मिलती, लेकिन हम अपने ही बिजनेस में काम कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस हमें सैलरी देगा, देता नहीं है, लेकिन इसे एक माना जाता है कि ये जो फैक्टर्स हैं अगर ये बाहर से लिए जाते तो हमें इनके लिए पेमेंट करनी पड़ती। अब ये हमने ही लगा रखे हैं अपने बिजनेस में, तो इनकी जो इनकम हो सकती थी वो हमें लेनी पड़ेगी। ऐसी इनकम को कहा जाता है मिक्स्ड इनकम। ये फैक्टर्स बाहर से हायर नहीं किए जाते हैं, लेकिन खुद के ही द्वारा इनको लगाया जाता है बिजनेस में, इसलिए इनकी जो इनकम होगी वो नेशनल इनकम में शामिल की जाएगी। इतना एक बार नोट डाउन करिए। प्रॉपर तरीके से इनको रिवाइज करते रहें, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगला जो हमारा पार्ट है वो देखिए कि नेशनल इनकम एक्चुअली है क्या। नेशनल इनकम को हम बोलते हैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है वो फैक्टर कॉस्ट के ऊपर कितना है, इसे कहा जाता है NNP। अब ये फाइंड आउट कैसे होता है, जो भी आपके पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, किस पर, फैक्टर कॉस्ट पर, अगर मैं उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, अगर मैं अपने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड ऐड कर देता हूं, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है हमारा, यानी कि जिसे हम बोलते हैं नेशनल इनकम। करिए इसको। ठीक, अब देखो हमारा जो मेथड है वो इनकम मेथड चल रहा है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, NDP एट फैक्टर कॉस्ट। हम कहते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स प्लस मिक्स्ड इनकम्स। NDP एट फैक्टर कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे आप, जितने भी मैंने आपको फैक्टर पेमेंट्स बताई हैं कि इनको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स, इनको बोलते हैं, इनको बोलते हैं, आप इन तीनों का जो जोड़ है, तीनों का जो सम है, उसे हम बोलेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और इसमें अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड ऐड कर दे, ये कैसे आता है, इसको मैं बता देता हूँ यहाँ पर। फैक्टर पेमेंट्स टू एब्रोड माइनस फैक्टर रिसिप्ट्स फ्रॉम एब्रोड। तो ध्यान रखना, अगर आपने फैक्टर पेमेंट एब्रोड में पे करी हैं
उसमें से फैक्टर जो रिसिप्ट्स हैं हमारी, इन दोनों के डिफरेंस को लेना है। अगर आपकी रिसिप्ट्स कम रह जाती हैं, आपने पेमेंट ज़्यादा कर दी, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस। लिख देता हूँ मैं, इफ फैक्टर पेमेंट्स मोर देन फैक्टर इनकम्स, तो माइनस नेट फैक्टर इनकम। जो फिर ये नेट फैक्टर इनकम जो आएगी ये माइनस की आएगी। और अगर आपने विदेशों में रिसिप्ट्स ज़्यादा कर ली, इनकम ज़्यादा कमा ली विदेश से, और विदेशों के अंदर जो फैक्टर पेमेंट हमने करी है वो अगर कम है, तो क्या होगा, प्लस नेट फैक्टर इनकम। ठीक, तो ये फिगर प्लस की होगी कि माइनस होगी, उसके लिए ध्यान रखना। अगर आपने विदेशों में पेमेंट ज़्यादा करी है और विदेशों से इनकम कम कमाई है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पर माइनस के रूप में आएगा। और अगर आपकी रिसिप्ट्स ज़्यादा हैं, पेमेंट कम है, तो आपका जो ये जो सम है, ये जो फिगर है, ये किसकी आएगी, प्लस की आएगी। और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे। तो इसको भी एक बार देखें। अब देखते हैं हम कि एक चार्ट बनाएंगे हम छोटा सा। प्रिकॉशंस while अप्लाइंग इनकम मेथड। इस मेथड को यूज करते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, इसके लिए हम एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे जिसमें हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी हो जाएगा। तो आपको ये हो जाएंगे हमारे सीरियल नंबर, जो कि बिल्कुल छोटा सा रहेगा। इसके बाद रहेंगे हमारे आइटम्स, ये जो कॉलम है ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा। इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड। ये हमारी एक टेबल बनेगी, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि क्या आइटम ऐड होंगे, क्या आइटम ऐड नहीं होंगे। सबसे पहला आइटम नाम है ट्रांसफर पेमेंट्स या यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ट्रांसफर पेमेंट या यूनिलेटरल ट्रांसफर, इसमें होता क्या क्या है। इसके अंदर होता है एक तरफा भुगतान, यानी जिसके लिए कोई सेवा नहीं दी जाती लेकिन फिर भी मिलते हैं ओल्ड एज पेंशन्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, वृद्धावस्था पेंशन और जो बेरोजगारी भत्ते मिलते हैं, क्योंकि बेरोजगार लोगों को जो भत्ते मिलते हैं सरकार की तरफ से, उनके लिए बेरोजगार कोई सहायता नहीं करते, कोई सर्विस नहीं देते गवर्नमेंट को, इसलिए क्या माने जाते हैं, एक तरफा भुगतान। तो ये इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे, तो हम इनको कहेंगे नॉट इंक्लूडेड। ठीक,
तो ये नॉट इंक्लूडेड की श्रेणी में आएगा, इसको नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम इंक्लूड नहीं करेंगे। एक हो गया हमारा। नेक्स्ट है रिटायरमेंट पेंशन्स। रिटायरमेंट पेंशन्स को इंक्लूड करते हैं क्योंकि रिटायरमेंट पेंशन जो मिलती है वो किसी सेवा के लिए मिलती है जो कि पास्ट में प्रोवाइड कर चुका होता है एम्प्लॉय। ठीक है। थर्ड बात करते हैं इनकम। इस टेबल से हमारा जो क्वेश्चन है जो बुक के अंदर गिवन है काफ़ी बड़ा, वो एक छोटा सा हो जाएगा और टेबुलर फॉर्म में पढ़ने से वो याद भी जल्दी हो जाता है। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, गैर कानूनी तरीके, जैसे चोरी से कमाया गया पैसा, जुए से कमाया गया पैसा, काला धन। ठीक, तो इस प्रकार की इनकम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि इसका जो एस्टिमेशन है ना वो नहीं लगाया जा सकता कि कितना चोरी हुआ है माल, कितना गैम्बलिंग की गई है। एस्टिमेट ना होने की वजह से हम इनको शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ, कमीशन ऑन सेल परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। अब देखो, सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज को शामिल नहीं किया जाता, लेकिन उनके ऊपर जो कमीशन है उस कमीशन को हम शामिल करेंगे क्योंकि कमीशन क्या है, एक सेवा के लिए, एक सर्विसेज के बदले मिला हुआ पैसा। जो कमीशन एजेंट होते हैं उन्होंने सर्विसेज दी होती है गुड्स को सेल परचेज करवाने में, तो इसको हम शामिल करके चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा ब्रोकरेज ऑन सेल परचेज ऑफ शेयर्स और बॉन्ड्स। जो शेयर्स हैं, जो बॉन्ड्स हैं, उनकी सेल परचेज पर जो कमीशन होता है उसे हम शामिल नहीं करते क्योंकि ये मेयरली एक डीलिंग होती है शेयर्स और परचेज को बिकवाने की। इनसे किसी प्रकार का वैल्यू एडिशन नहीं होता, इनकम जनरेट नहीं होती है। क्लियर? अच्छा जी, सॉरी, इसको एक बार करके चलना। यस, इसको इंक्लूड करेंगे क्योंकि क्या है, ब्रोकरेज और जो कमीशन है वो दोनों एक ही कैटेगरी के होते हैं। चाहे आपने सेकंड हैंड गुड्स को सेल परचेज करवाया हो या शेयर्स और बॉन्ड्स को आपने सेल परचेज करवाया हो, कमीशन जो भी मिलेगा, ब्रोकरेज जो भी मिलेगी, वो हम इंक्लूड करके चलेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा विंडफॉल गेन्स या कैपिटल गेन्स। अचानक हुए लाभ, अचानक हुए लाभ जैसे लॉटरी इनकम, इन्हें हम शामिल नहीं करते। लॉटरी इनकम को शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है इम्प्यूटेड रेंट। खुद की ही जमीन का जो भी किराया होगा, खुद की ही जमीन का किराया, इसको शामिल करेंगे। जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, क्योंकि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है वो रेंटेड इनकम के लिए बनाई जाती है क्योंकि उससे हम रेंट जनरेट कर सकते हैं।
इसलिए अगर खुद के घर में हम रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसे हम रेंट पे भी दे सकते थे। तो इम्प्यूटेड रेंट वो होता है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड बिल्डिंग के ऊपर मिल सकता था, तो इसे हम शामिल करके चलेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय। नेक्स्ट आता है, अगर कोई प्रोड्यूसर अपने लिए प्रोडक्शन करता है, अपने लिए प्रोडक्शन करता है, तो अगर ये प्रोडक्शन बाहर वालों के लिए किया जाता तो वहाँ से क्या मिलते, पैसे मिलते। तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया गया भी वैल्यू एडिशन करता है, इसको शामिल करके चलेंगे। 9th ये है कॉरपोरेट प्रॉफिट्स, जो कि अभी हमने डिस्कस किए थे। इसके अंदर क्या क्या आया था, एक तो कॉरपोरेट टैक्स आया था, एक डिविडेंड आया था, एक हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आए थे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आए थे। तो कॉर्पोरेट टैक्स को तो हमने शामिल किया था, फैक्टर पेमेंट होती है, तो इसको तो हम शामिल करके चलेंगे। फिर है हमारा इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड। इसे हम शामिल नहीं करेंगे ना। अब जो लास्ट पार्ट है वो है हमारा सैलरीज एंड वेजेज। अब इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इसको इंक्लूड तो कर लेते हैं हम, लेकिन इफ compensation to employees is given, then separately it will not be recorded। अगर कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज गिवन है तो उसको सेपरेटली हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और अगर अलग से गिवन है तो इसको इंक्लूड कर लेंगे हम। तो ये टेबल है कि किन आइटम्स को ऐड करना है इस मेथड से इनकम, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम, और किन को इंक्लूड नहीं करना। तो ये हमारा पूरा चार्ट कंप्लीट हो गया, इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना आप। चले आगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डील कर लेंगे। आप इस मेथड को एक बार, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है जो कि हमने किया है, उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना, और अच्छे से ये जो टेबल है इसको भी लर्न कर लेना, ताकि जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी नॉर्मली रिवीजन करते रहना आप, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।